बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूल और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। पानी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब हमें तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी किसी की समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। नमस्कार, मैं शशिकला स्वागत करती हूं आपके ही अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आप अपनी हर परिस्थितियों को, हर समस्याओं को हम तक जरूर पहुंचाइए। हमारा ये कार्यक्रम आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए हर समय तैयार रहता है। किसान भाइयों, कृषि जगत में भी क्या कुछ चल रहा है नया, जानने के लिए आइए सीधे हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में बागवानी विकास के लिए MIDH योजना, मृदा क्षरण की रोकथाम के लिए करें मजबूत मेड़बंदी और सोयाबीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बिरसा सोयाबीन 1। अब समाचार विस्तार से। राज्य में बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिए MIDH योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के किसान बागवानी खेती के लिए अनुदान पर विभिन्न अवयवों की स्थापना कर सकते हैं। इसमें हाईटेक नर्सरी, छोटी नर्सरी, मशरूम उत्पादन इकाई, मशरूम स्पॉन उत्पादन इकाई, मशरूम के लिए कंपोस्ट इकाई, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के जरिए तकनीक का प्रचार प्रसार, फसल उपरांत समेकित प्रबंधन, कोल्ड स्टोरेज निर्माण की स्थापना शामिल है। इस योजना से लाभ लेने के लिए राज्य के किसान राज्य बागवानी मिशन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 484.34 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मंजूर की है। इस योजना के अंतर्गत देवघर और जामताड़ा जिले के सारठ, करो, विद्यासागर और जामताड़ा प्रखंड में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे इन प्रखंडों के 24 पंचायतों के 13,164 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई की सुविधा मिलेगी। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में ज्यादा बारिश और पानी के बहाव से मृदा क्षरण होता है। इस मौसम में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए खेत के मेड़ को मोटा और मजबूत करें। मेड़ पर कम छायादार पौधे लगा सकते हैं। मेड़ की मल्चिंग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, बरसात में खासकर ढालू जमीन में तेज पानी के बहाव से मिट्टी का कटाव होता है। इससे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व भी बहकर निकल जाते हैं। नतीजतन मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है। इस समस्या के रोकथाम के लिए मजबूत मेड़बंदी करें। साथ ही खेत को परती ना छोड़ें, उसमें फसल लगाकर रखें। किसान भाई, अभी बरसात तुरंत स्टार्ट हुए, सबसे सर्वप्रथम आप अपनी मेड़ को बना लें, मेड़बंदी कर लें। अब मेड़ खूब मोटी करें। अब मेड़ पे यदि हो सके तो ऐसे तरह के पौधे जिसमें छाया कम होता है, ग्लेरिसिडिया हुआ या छोटे छोटे नीम हुए, इन सब का लगाएंगे तो मेड़बंदी के द्वारा भी हम रोक सकते हैं। पलवार का व्यवहार करें। पलवार का व्यवहार करने से हमारी मिट्टी का क्षरण कम होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पानी उस पर नहीं जाता है। और तीसरा, हमको कंटूर बंडिंग भी करते हैं, उनके द्वारा भी हम रोक सकते हैं। और चौथा, फसल ज़मीन को, भूमि को कभी आप खुला ना छोड़ें, कोई न कोई फसल लेते रहें। तो इन सब तरीकों से हम मृदा के क्षरण को रोक सकते हैं। राज्य के जो किसान खरीफ तिलहनी फसल सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं, वे 10 जुलाई तक बुआई का काम पूरा कर लें। सोयाबीन के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद हैं बिरसा सोयाबीन 1, TS335 या बिरसा सफेद सोयाबीन 2 लगाएं। सोयाबीन की खेती के लिए 75 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बीज कतारों में बोएं। कतारों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। सोयाबीन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद बिरसा सोयाबीन 1, बिरसा सोयाबीन 2 या JS335 लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। रोपाई के बाद धान के पौधे की बेहतर बढ़वार में सबसे बड़ी बाधा है खरपतवार। रोपा धान में निकाई गुड़ाई का काम करने के लिए कृषि उपकरण पैडी बीडर का उपयोग करें। इसकी कार्यक्षमता 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण कैसे करें। लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती के लिए यदि नर्सरी में बिचड़ा तैयार किए हैं तो उसे नर्सरी से निकालकर जब खेत में रोपें तो रोपाई के बाद खेत में नीम की खल्ली डालें। प्रति हेक्टेयर की दर से 250 किलोग्राम नीम की खल्ली का उपयोग करें। फूल निकलने के बाद इतनी ही मात्रा में नीम की खल्ली का दोबारा व्यवहार करें।
इससे कीट भी नहीं लगेंगे और उपज भी बढ़ेगी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा ई प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और हमारे झारखंड में मोटे अनाज की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है और हमारे किसान भाई इससे काफी लाभ भी कमा रहे हैं। हमारे जो भी किसान भाई मोटे अनाज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत ही लाभदायक है। मोटे अनाज की खेती करने के लिए हमारे किसान भाई कौन सी मिट्टी का चुनाव करें, किस तरह की खेतों में इसकी खेती की जाती है, साथ ही कौन से बीज का इस्तेमाल करें, कौन कौन सी खाद इसमें डाल सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो देर न करते हुए सीधे चलिए हम रुख करते हैं स्टूडियो की ओर। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, झारखंड में लंबे समय से मोटे अनाजों की खेती की जाती रही है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनके आमदनी का जरिया ही मोटा अनाज रहा है। आज हम बात करेंगे कि मोटे अनाजों की खेती से किसान किस तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसकी उपयोगिता क्या है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय कुमार। डॉक्टर संजय कुमार कृषि विज्ञान केंद्र गुमला में वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान के पद पर पदस्थापित हैं। तो आइए किसान भाइयों जानकारी हासिल करते हैं कि मोटे अनाजों की खेती से आप क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसकी उपयोगिता क्या है। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। किसान भाई का भी अभिनंदन। डॉक्टर साहब, जब हम मोटे अनाजों की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो इसकी खेती तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं जिनको इसके बारे जानकारी नहीं होती है। तो जब हम मोटे अनाजों की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? मोटे अनाजों की श्रेणी में कौन कौन से अनाज आते हैं? देखिए, मोटे अनाज करने का तात्पर्य है कि वैसे अनाज जो पौष्टिक गुणवत्ता से भरपूर हैं, जिसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन की मात्रा है, फाइबर है और मिनरल भी है। इसलिए इसको हम लोग पौष्टिक धान्य भी कहते हैं। और इसकी खेती को किसान पूर्व में पहले से करते ही आ रहे थे। खास करके पठारी इलाकों में इसकी खेती को किसान बहुत लाइकिंग में था उनका और बड़े पैमाने पर करते थे। तो आने वाले दिनों में कुछ ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद जो अन्य फसलें खास करके गेहूं की जो प्राथमिकता हुई, वही अनाज जो प्राथमिकता से दूर होते चला गया। और आज के परिप्रेक्ष्य में इस अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो मोटे अनाज में मूल रूप से जो है हमारा है जो ज्वार है, बाजरा है, रागी है, चीना है, कोदो है जी। और मोटे अनाज में हम मक्का को भी लेते हैं। तो ये प्रमुख फसलें हैं जो अपने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इन फसलों की खेती किसान
पूर्व में भी करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, झारखंड में कई तरह की मिट्टी है, कई तरह के खेत हैं, ऊपरी ज़मीन है, मध्यम ज़मीन है, निचली ज़मीन है। मोटे अनाजों की खेती की जब हम बात करते हैं झारखंड में, ऐसे तो आपने कहा कि यहाँ के लोग बहुत दिलचस्पी लेते रहे हैं शुरुआती दौर में, हालांकि उदासीनता बढ़ी है कुछ समय से। जब हम मोटे अनाजों की खेती की बात करते हैं झारखंड में, तो आप संभावनाएं क्या देखते हैं अभी हाल के वर्षों में? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया, क्योंकि जो अपने झारखंड में 3 प्रकार का लैंड सिचुएशन है। पहला है कि जो ऊपरी ज़मीन और दूसरा नीचे वाली ज़मीन जी। और नीचे वाली ज़मीन में भी हम जिसको 2 नंबर 3 नंबर कहते हैं जी। और जो टार ज़मीन जो है वो जो है हमारा 3, 2, 1 है। तो जो खास करके हमारा जो भी मोटे अनाज का फसलें हैं वो हमारा ऊपरी ज़मीन के लिए काफ़ी उपयुक्त है जी। और यहाँ के जो झारखंड का जो मिट्टी है वो ज़्यादातर मिट्टी जो है अम्लीय मिट्टी है और लाल मिट्टी भी है। तो ऐसे मिट्टी में इन फसलों की खेती को काफ़ी अच्छा पैदावार भी होता है और किसान वैसे फसलों को उस ज़मीन में लगाते हैं जिसमें उसका लागत खर्च कम होता है। बिल्कुल। तो जब हम इसके तकनीकी पहलू की बात करते हैं डॉक्टर साहब, बहुत सारी फसलों का आपने नाम लिया, जब हम तकनीकी पक्ष की बात करते हैं तो क्या तकनीकी अपनाना चाहिए? क्योंकि जैसा कि लगता है कि मोटे अनाजों की खेती की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च की आवश्यकता या बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा लोग समझते हैं। आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, इसको पहले गरीबों का फसल ही कहा जाता था जी, लेकिन आज जो कोविड-19 के बाद यह अमीरों का भोज्य पदार्थ बन गया। बड़े बड़े होटलों में इसको आजकल परोसा जाने लगा है और बाजार में इसका मांग भी आप आए दिन देख रहे हैं कि अलग अलग ब्रांडिंग से इसका आने लगा है। तो रुझान तो बढ़ा है और इसके खेती के लिए जो तकनीकी बात करना है तो पूर्व में जो भी यहाँ पर किसान परंपरागत बीज उनके पास था, किसी के पास 20 साल का बीज था, किसी के पास 10 साल का, लेकिन बहुत सारे आधुनिक के समय में जो उन्नतशील बीज आए हैं उसकी अगर खेती को किसान करते हैं, अपनाते हैं अपने खेती में, पत्ती में, तो निश्चित तौर से इसका उत्पादन भी हम 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आराम से ले सकते हैं। ऐसा हो भी रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र जो खास करके झारखंड में 24 जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है और सभी कृषि विज्ञान केंद्र के जिले में ऊपरी ज़मीन है, जो कि टोटल जो कल्टिवेबल लैंड है उसका किसी जिला में कम, किसी में ज़्यादा, लेकिन एवरेज 40% सभी जिला में जी। और उस भूमि पर जो आज का जो मांग है वो हमारा खास करके मोटे अनाज को बढ़ावा मिल भी रहा है। किसान मक्का की खेती भी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, उसमें संकर प्रभेद का उपयोग कर रहे हैं ताकि उनका उत्पादन ज़्यादा मिले। खास करके जो मिलेट है जिसको कंदन फसल हम बोलते हैं, इसमें बाजरा, ज्वार यहाँ पर संभावनाएं हैं, लेकिन बाजरा ज्वार की खेती यहाँ के किसान अभी बड़े पैमाने पर नहीं कर रहे हैं, बहुत कम मात्रा में इसकी खेती हो रहा है। यहाँ पर खेती पूर्व में मड़ुआ की खेती जिसको हम रागी कहते हैं उसकी खेती को काफ़ी किसान यहाँ पर करते हैं। उसमें हमको जो यहाँ पर किसान कर रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र कोशिश करता है कि उनके चॉइस को बदला नहीं जाए, उस चॉइस को भी रखा जाए और उसमें तकनीकी समायोजन करके उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जाए। ये प्रथम प्राथमिकता है। तो उसमें तकनीकी दृष्टिकोण को अपनाना है, तो उसके लिए उन्नतशील प्रभेदों का उपयोग करना होगा। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र गुमला बेंगलोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने एक मड़ुआ का बीज मंगाया GPU 28 जी। वो काफ़ी आप जाइए साउथ में, महाराष्ट्र में, तो GPU 28 को बड़े पैमाने पर किसानों के द्वारा एक्सेप्टेंस है, क्योंकि उसका यील्ड पोटेंशियल 25 से 30 क्विंटल तक है जी। उस प्रभेद को हम विगत 3-4 वर्षों से यहाँ पर कर रहे हैं, उसका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। पहले तो किसान हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर ये 404 जो है उस प्रभेद को किसान अपनाए थे। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा बिरसा मड़ुआ 3 जो अभी निकला है उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो खास करके हमको ध्यान देना है कि हम उन्नतशील प्रभेदों का उपयोग करें। और दूसरा चीज़ है कि बुआई के पत्ती में कुछ बदलाव है, क्योंकि किसान जो है ज़्यादातर किसान यहाँ मड़ुआ की खेती जो है वो सीधी बुआई से करते हैं। तो सीधी बुआई से करना ठीक है, लेकिन उसको लाइन सोइंग में करना चाहिए ताकि हम उसको प्रॉपर कल्चरल ऑपरेशन कर सकें, मिट्टी का पलट सकें। लेकिन वैसा
छीटा विधि में लाइन मेंटेन नहीं करने से वो दिक्कत आता है। जी। न प्रॉपर हम वीडिंग कर पाते हैं और नहीं उसका हम सॉइल मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इसलिए जो रोपा विधि है, मड़ुआ की खेती में भी अगर हम रोपा विधि को अपनाते हैं तो हमारा उत्पादन बढ़ता है। तकनीकी बातों को हमको विशेष रूप से ध्यान देना है, जी। खास करके प्रभेद को, सॉइल मैनेजमेंट को, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट जो है। ज़्यादातर किसान इसमें ऐसे फसलों में जो रासायनिक खाद का उपयोग न के बराबर है। आज भी बहुत क्षेत्रों में किसान अगर कहिए तो डिफॉल्ट ऑर्गेनिक ही है हमारा। जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। बिल्कुल। तो प्राकृतिक खेती के लिए सबसे सुटेबल जगह हमारा झारखंड है। बिल्कुल। और झारखंड में बहुत सारे ऐसे प्रखंड हैं, खास करके गुमला में आज भी प्राकृतिक खेती किसान कर रहे हैं, जिसमें से प्राकृतिक खेती के साथ साथ हम वैसे फसलों का चुनाव करें जिसमें हमको लागत खर्च कम लगता है जी। और उत्पादन भी हमको ज़्यादा मिलता है। तो मड़ुआ जो है, जो यहाँ के लिए चीना भी है, जो फॉक्सटेल मिलेट भी है, जो चैनपुर प्रखंड में होता है यहाँ पर, तो इन गोंदली जी, इन सब फसलों को आज के समय में बढ़ावा देने का जरूरत है। और खास करके हम तकनीकी का उपयोग करते हुए हम इसकी खेती करें तो निश्चित तौर से हमको आय में वृद्धि होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिन फसलों की हम बात कर रहे हैं इसकी मांग विगत समय से बढ़ रही है, हम ऐसा देख रहे हैं, क्योंकि ये अब लोकप्रिय हो रहा है, सेहत की दृष्टि से भी आवश्यक है। बावजूद इसके हम जब किसानों की बात करते हैं तो देखते हैं कि किसान अभी भी जो मुख्य फसलें हैं या सब्जी फसलें हैं, जो नकदी फसलें हैं, उन पर ज़्यादा जोर देते हैं। उदासीनता दिखती है। उन्हें किस तरह से प्रेरित किया जा सकता है, किस तरह से वो इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें इस क्षेत्र में आकर्षित किया जा सकता है? देखिए, एक कैश क्रॉप के रूप में इसको नहीं है यह, और जिस प्रकार का जो आप बोले कि सब्जी की खेती की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान है, ये सत्य भी है, क्योंकि उसमें कम समय में आमदनी ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन उसमें खर्च भी वैसा ही लग रहा है। बिल्कुल। अगर आमद और खर्च का रेशियो देखा जाए तो उस रेशियो के मुकाबले में ये भी टिक रहा है। आमद और खर्च के साथ मेहनत भी लग रहा है जी। लेकिन कमी यहाँ पर एक जो है कि जो हमारा क्षेत्र विशेष है झारखंड में, खास करके मोटे अनाज का, उसका वैल्यू चेन डेवलपमेंट नहीं है जी। ये एक बड़ा कारण है। एश्योर्ड मार्केट नहीं है। किसान तो उत्पादन कर लेता है, बड़े पैमाने पर मक्का की खेती बहुत अर्ली होता है, खास करके पाट क्षेत्रों में, लेकिन किसान को उसको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि किसान की रोज आवश्यकता है। यहाँ छोटे जोत का किसान है तो वो अपने अनुसार उत्पादन करता है, कोई बहुत बड़ा जोत का किसान नहीं है कि वो अन्न का भंडारण करके रखे, एक वाजिब समय पर उसको उचित लाभ मिल सके। एक ही एक सोल्यूशन था इसका कि अगर यहाँ पर वैल्यू चेन सिस्टम यहाँ पर विकसित किया जाए, खास करके महिला मंडलों के माध्यम से। बहुत सारे एफपीओ हैं जो आज झारखंड में काम कर रहे हैं, तो इसको एक उचित प्लेटफॉर्म पहले हम लोग एस्टेब्लिश करें कि बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज एस्टेब्लिश हो जी। और जैसे मान लीजिए कि अभी हम जो लोग हॉर्लिक्स लेते हैं उसका अगर इंग्रेडिएंट देखिएगा तो ज़्यादातर उसमें मोटा अनाज ही है। तो उत्पादन तो हमारे यहाँ हो रहा है, लेकिन हॉर्लिक्स कहीं बन रहा है कहीं और। तो एक मध्यस्थ जो है उनको ज़्यादा लाभ मिल जा रहा है किसानों के बदले। तो यहाँ पर हम लोग की इस खेती को एक बहुत ही प्रमुख फसल के रूप में उभारा जा सकता है, और एक मैप पर भी आ सकता है कि हम झारखंड जो हमारा मिलेट के लिए है वो काफ़ी आगे है। देखिए, इसका जहाँ तक हम एरिया की बात करें पूरे झारखंड में, तो लगभग 4000 हेक्टेयर एरिया में इसकी खेती होती है जी। और तो हमको इसके एरिया को बढ़ाना है। अभी बहुत सारे इनिशिएटिव जो लिया गया है हमारे यहाँ, खास करके गुमला में अभी जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय के द्वारा इसको मड़ुआ मिशन के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। उसमें 3000 हेक्टेयर में सिर्फ गुमला जिला में ही लक्ष्य लिया गया कि 3000 हेक्टेयर में मड़ुआ की खेती को हमको बढ़ावा करना है। और कृषि विज्ञान केंद्र भी अपने माध्यम से उन्नत शील प्रभेदों को ले आके अग्र पंक्ति प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों के बीच में ले जा रहा है। तो इसलिए सरकार भी इसके दिशा में काफ़ी आगे है और तंत्र भी इसके दिशा में काफ़ी आगे है। किसान भी अब इसके जो इसका समर्थन मूल्य है
जो हमारा धान गेहूं है उससे इसका समर्थन मूल्य आज भी 3 गुना है। जी, तो ये एक इसके लिए एक मतलब तो प्लस पॉइंट कह सकते हैं। इसलिए सरकार इस पर पूरा फोकस किए हुए है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी महत्ता को समझते हुए इसलिए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय माने इसका मिलेट वर्ष भी घोषित किया है। जी जी। तो आने वाले दिनों में सरकार भी इस दिशा में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, आम जन भी इसकी महत्ता को समझ गए हैं। आप रोज़मर्रा में देखते हैं कि अब लोग जो लेना चाहते हैं कि हम आटा लें तो मिलेट बेस्ड आटा हो, पौष्टिकता से भरपूर हो। तो यहाँ तक डॉक्टर साहब की जब हम यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं उसमें भी मोटे अनाजों की कहीं कहीं जरूरत पड़ती है, कुछ पर्व त्योहारों में भी जरूरत तो हमारे कल्चर में ही है। कल्चर में ये फसल तो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए तो काफी लाभप्रद है। खास करके आपको पहले भी बताया कि कोविड के बाद इस फसल की मांग बहुत बढ़ गई है और लोगों का रुझान भी बढ़ा है। तो सब कीमत भी बढ़ी है डॉक्टर साहब। जैसे कहीं पर किसी मॉल वगैरह में अगर हम गोंदली लेते हैं या ज्वार लेते हैं या बाजरा लेते हैं तो उसकी एक अलग कीमत होती है, लेकिन दुख इस बात का है डॉक्टर साहब कि जो बाजार में जो मूल्य है और जो किसानों को मूल्य मिलता है वो उसके बीच एक खाई दिखाई पड़ती है। देखिए, मूल कारण ये कि खाई किसान जागरूक हो रहे हैं, किसान को मंडी का जानकारी अलग अलग तरह से होने लगा है। आपका मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, तंत्र की लगाई हुए कृषि विज्ञान केंद्र है, आत्मा है, कृषि विभाग है, सारे लोग लगे हुए हैं कि भाई कि अब किसी से कोई समर्थन मूल्य की ऐसा नहीं है कि जानकारी लोगों को नहीं है। बाजार व्यवस्था भी बन रहा है, किसानों को भी चाहिए कि हम एक्सेस करें। सरकार तो व्यवस्था बना ही रही है, लेकिन एक्सेस करना भी तो हमारा जवाबदेही है। बिल्कुल, हमको पता करना चाहिए कि हमारा एक संगठित रूप से अगर अपने उत्पाद को हम मार्केटिंग करते हैं तो निश्चित तौर से हमारा प्राइस भी अच्छा मिलेगा। सरकार इसीलिए ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाए, ई-नैम राष्ट्रीय बाजार है, अब एफपीओ का निर्माण हो रहा है। एफपीओ का मतलब ही है कि जो छोटे छोटे किसान का उत्पाद है एक प्लेटफॉर्म पर आवे और उसका बाजार कहीं और ढंग से किया जाए ताकि किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके। लाभ का प्रतिशत भी इसमें बढ़ सकता है और रोजगार की भी संभावना है। रोजगार की संभावना है, उत्पादन से लेके वैल्यू एडिशन तक रोजगार की संभावना है। आप बहुत सारे आप देख रहे हैं कि मार्केट में जो बिस्किट आया है वो मिलेट बेस्ड आया है, बहुत सारे उत्पाद इसके बन रहे हैं जो कि काफी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो आने वाले दिन में जहां उत्पादन में जो किसान लगे उनको भी तो रोजगार मिला ही हुआ है, जो वैल्यू चेन से जुड़े हुए हैं बड़े इस स्तर पर, उसमें भी काफ़ी रोजगार की संभावनाएं है और है भी अभी। बिल्कुल, और जो उत्पादन कर रहे हैं किसान भाई वो अगर छोटा यूनिट लगाते हैं, कुछ ये करते हैं, पैकेजिंग करते हैं तो उसकी कीमत भी अलग होगी और साथ ही साथ अगर प्रसंस्करण कर लेते हैं तो उसका लाभ कुछ अलग होगा। बिल्कुल, बहुत सारे महिला मंडल हैं जो हमारे जानकारी में कि मड़ुआ के लड्डू बनाती हैं, मड़ुआ का तो आटा बाजार में उपलब्ध है ही है, गोंदली का चावल बन के बाजार में उपलब्ध है। तो ये तमाम चीज जो है, हमारा बाजरा है, बाजरा का भी बहुत कुछ बन रहा है। ज्वार की खेती को न सिर्फ हम लोग मनुष्य के लिए सोचें, हमारे पास बहुत पशुधन है जो प्राकृतिक खेती का बैकबोन है। प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा आधार हमारा पशुधन है। तो पशुधन के चारा का भी पर हमको ध्यान करना है, तो इससे हम कर ले सकते हैं। आज आप उत्तर प्रदेश में जाइए तो आप दिल्ली से जब लखनऊ की तरफ बढ़े तो आप बाजरा की खेती को आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर बाजरा की खेती हो रही। तो खाने के पत्ती में अभी समायोजन इसका कम है जी, क्योंकि हमारे पास हरित क्रांति के बाद गेहूं आ गया, तो गेहूं आने पर लोग इसकी खेती को इसके आस्ते आस्ते कम करने लगे। तो पहले जो बिफोर जो हरित क्रांति के पहले लगभग 34 मिलियन हेक्टेयर में पूरे देश में मोटे अनाज की खेती होती थी, खास करके कंदन फसलों की जी। और आज उसका घटकर जो है वो बहुत कम हो गया, लगभग 17 मिलियन हेक्टेयर में हो रहा है। लेकिन फिर पुनः यह इस पर ध्यान दिया जा रहा है, किसान जागरूक हो रहे हैं, सरकार इस क्षेत्र में लगी हुई है। सबसे बड़ी बात है इस फसल में जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ये एक महत्वपूर्ण उसी परिस्थिति में ये किसानों के लिए बहुत ही अनुकूल फसल के रूप में सामने आ रहा है। जहाँ कम बारिश, कभी न बारिश, तो वैसी स्थिति में एक हीट स्ट्रेस से भी लड़ने की ताकत है, सूखा सहन क्षमता है इस फसल में,
रोग व्याधि भी इसमें कम आता है। डॉक्टर इसीलिए साहब एक आखिरी प्रश्न हमारे मन में है कि ये जो फसल है ये मोटे अनाज के तौर पर जाना जाता है, बहुत सारे किसान भाई इसकी खेती से भी ये कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में ये जो है ये एक स्मार्ट खाद्य के रूप में जाना जा रहा है, क्या कहते हैं आप इस विषय पर? देखिए, स्मार्ट खाद्य के रूप में खाद्य खाद्यान्न में ये है, इसलिए कि हाई वैल्यू, इसमें न्यूट्रिशनल पॉइंट से देखा जाए तो ये बहुत हाई वैल्यू क्रॉप है। अब ज्वार में जो है लगभग 9% इस आपका प्रोटीन की मात्रा है इसमें जी, और बाजरा में उससे ज्यादा है, रागी में 7 से 8% है। प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, फाइबर है, तो स्वास्थ्य के लिए पौष्टिकता की दृष्टि से इसीलिए काफी भले इसमें उदासीनता हो, लेकिन ये भविष्य के लिए सचमुच आयरन ज्यादा है, तो इसलिए स्मार्ट फसल है। दूसरा स्मार्ट इसलिए कहा जा रहा है कि यह विपरीत परिस्थिति मौसम की विपरीत परिस्थिति में हो रहा है, इसीलिए इसको स्मार्ट फसल के रूप में हम ले रहे हैं। किसान भाइयों, आप मोटे अनाजों की खेती कीजिए, इससे आमदनी अच्छी होगी और स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।